सो जो लास्ट टॉपिक आपने स्टडी करना है रिगार्डिंग सरफेस केमिस्ट्री, वो कैटालिटिक रिएक्शन से रिलेटेड है, और दूसरा जो टॉपिक आप लोगों का रह गया है वो कैपिलरी रिएक्शन है। सो ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं एज सच, इसमें इतनी कोई उस तरीके की साइंस नहीं है जितनी आपने एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स में स्टडी की है। सो फोकस करते हैं कैटालिटिक रिएक्शंस पे कि किस तरीके से आप कैटालिटिक रिएक्शंस में एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को इंक्लूड करते हो। बेसिकली अगर ये कहा जाए कि आपके पास ये जो कोई भी आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन स्टडी किए होंगे उसमें हमेशा आप लोग कैटलिस्ट का वर्ड यूज़ करते हो, और आप लोग फेमिलियर हो गए कि कैटलिस्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इन्हांस करे। एज सच ये केमिकल रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, बट ये नेसेसरी पार्ट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, जिसको आप कह रहे होते हो कि अगर वहाँ पे कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है, तो अगर आप वो कैटलिस्ट ना ऐड करो तो उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड इतनी लो होती है कि आपके पास वो रिएक्शन जो है यूजफुल नहीं रहता। सो आप क्या करते हो, आपके पास ऐसे तमाम रिएक्शंस जिनमें हम ये कह रहे होते हैं कि आपको कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है, अगर आप वहाँ से कैटलिस्ट के फैक्टर को रिमूव कर दो तो आपका रिएक्शन जो है एज सच आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो ओवरऑल कैटालिटिक रिएक्शंस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, और हम ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस को अक्सर जो है उनकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए खुद से भी सिस्टम में कैटलिस्ट ऐड कर रहे होते हैं। जो कैटलिस्ट की अगर वर्किंग की बात की जाए तो आपके पास ये जो कैटलिस्ट है ये एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू ऑपरेट कर रहा होता है। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगी किस तरीके से आप के सिस्टम में इंटरेक्शन हो रहा होता है, तो जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो ये हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं स्टेप्स को ज़रा ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट किया जाए। लेट सपोज आपके पास कोई भी कैटलिस्ट है, आपके पास जो केमिकल रिएक्शन जो आप स्टडी करने जा रहे हो वो A+B जो कि कन्वर्ट हो रहा है इनटू C, लेकिन ये जो केमिकल रिएक्शन है ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है। सो आपके पास अगर यहाँ पे रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई किया जाए तो आपके रिएक्टेंट्स A और B हैं। अगर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाए तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे C के इक्विवेलेंट है। जब भी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लोगे उसमें आप लेट्स सपोज ये आपका एक्वस मीडियम है, यहाँ पे A और B आपने सिस्टम में लिए हुए हैं, और आप क्या करोगे, आप वहाँ पे कैटलिस्ट को इंट्रोड्यूस करवा दोगे। वो जो कैटलिस्ट होगा उसकी सरफेस के ऊपर एक्टिव साइट्स अवेलेबल होंगी। ये एक्टिव साइट्स क्या किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो फर्स्ट स्टेप आपके पास यहाँ पे होगा वो ये होगा कि आपके रिएक्टेंट्स A और B मूव करेंगे टुवर्ड्स दिस कैटलिस्ट सरफेस। जो भी आपने सिस्टम में कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, आपके जो रिएक्टेंट्स हैं A और B वो मूव करेंगे इस सरफेस के ऊपर अटैच होने के लिए, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। जो फर्स्ट स्टेप आपके पास ड्यूरिंग कैटालिसिस प्रोसेस होता है वो डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टुवर्ड्स द सॉलिड सरफेस है। अगर आपके पास सिस्टम में कोई भी कैटलिस्ट आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो मूव करेंगे इस कैटलिस्ट की सरफेस के पास जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास कैटलिस्ट जो है उसकी सरफेस पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। रिएक्टेंट्स आपस में जो है रिएक्टेंट्स A और B जो हैं वो बेसिकली इन सरफेस पे आके इंटरेक्शन शो करेंगे और एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसको हम इस वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप लैंगमैन एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म मॉडल की बात कर रहे हो तो जो वे आप प्रेफर करोगे शो करने का वो ये वाला वे है। अगर आप केमिकल एब्जॉर्प्शन की स्पेसिफिक होकर बात कर रहे हो, चूँकि हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं और नॉर्मली हम केमिकल रिएक्शंस के साथ ही कैटलिस्ट के वर्ड को एसोसिएट करते हैं, तो अगर आप उसकी डायग्राम के रिस्पेक्ट से देखोगे तो आपके पास ये वाली डायग्राम आएगी जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होगा कि यहाँ पे बेसिकली एब्जॉर्प्शन हो रही है बट केमिकल एब्जॉर्प्शन हो रही है। ये A जो है ये एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू जो है बेसिकली इस सरफेस पे आके एब्जॉर्ब होगा। ये सिमिलरली ये जो B है ये भी एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे आके एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। जब आपके पास एक बार दोनों रिएक्टेंट्स आपके कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो चुके हैं तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि यहाँ पे इंटरेक्शन का चांस है। कीप दैट इन माइंड। हम अब लैंगमैन एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में जो हमने एजम्पशन मेड की थी हम उसको इग्नोर करके चल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट की वर्किंग की बात हो रही है, और यहाँ पे आप लैंगमैन एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को ऐसे फॉलो नहीं कर रहे होते, बल्कि आप लोग आगे जाके रिसर्च में देखोगे कि जहाँ पे आप कहीं पर भी क्लेम करते हो कि आपके सिस्टम में कैटालिसिस हो रही है तो वहाँ पे आपको उसके मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और अगर आप उस मैकेनिज्म में एब्जॉर्प्शन की तरफ जाते हो तो आपको 7 एब्जॉर्प्शन मॉडल्स जो अवेलेबल हैं उनमें से किसी भी एक मॉडल के साथ जस्टिफाई करना होता है कि आपके सिस्टम में इस मॉडल के तहत एब्जॉर्प्शन हो रही है। सो यहाँ पे जो जनरलाइज्ड वे है ये लैंगमैन एब्जॉर्प्शन से थोड़ा सा हटके है। आप लोगों ने लैंगमैन एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था कि जो एक बार मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा
एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स जो एड्सॉर्ब फॉर्म में प्रेजेंट है एड्सॉर्बेंट के ऊपर, वो एज सच आप इसमें रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप उसका ऑपोजिट सिनेरियो देख रहे हो, और ये जनरली बीईटी वाला जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का मॉडल है उसको फॉलो कर रहा होता है। अगेन आप लोगों को ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि मैं किस मॉडल की बात कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि यहाँ पे आप लैंगमैन एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को स्टडी नहीं कर रहे, आप एक जनरलाइज्ड प्रोसेस स्टडी कर रहे हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप केमिकल रिएक्शन को स्टडी कर रहे हो। तो जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि आपके पास सिस्टम में ए और बी एड्सॉर्ब फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पे, और चूंकि मतलब ये एक्टिव साइड्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, तो यहाँ पे इक्वल चांस है कि ए और बी आपस में इंटरेक्शन शो करें। अगर तो ये वाला बॉन्ड, मतलब यहाँ पे बेसिकली कंपटीशन हो रहा है, एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है। अगर आपके पास ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन वाला जो ए और बी का बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपके सिस्टम में ज़्यादा एनर्जी लोअर हो रही है ए और बी के बॉन्ड की फॉर्मेशन से, तो ये जो एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रेफर करेंगे कि रादर देन दीज बॉन्ड्स ये बेसिकली ए और बी का बॉन्ड बना लें। तो ओवरऑल जो प्रोसेस आपके पास होगा कि अगर आपके पास कहीं पे केमिकल एड्सॉर्प्शन हो रही होगी तो वहाँ पे जो फर्स्ट प्रोसेस होगा वो ये होगा कि रिएक्टेंट आकर इस कैटलिस्ट की सरफेस पे एड्सॉर्ब होंगे। कैटलिस्ट की सरफेस पे एड्सॉर्ब होने के बाद उनके पास इक्वल चांस होगा कि आइदर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो या ना हो। अगर तो ए और बी का आपस वाला जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपके पास सिस्टम में जो है केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। एज सच केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करेगा और ए अपना कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड जो है वो एज सच ब्रेक डाउन कर देगा और बी भी अपना कैटलिस्ट के साथ जो बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन कर देगा और फिजिकली एड्सॉर्ब हो जाएगा रादर देन केमिकल एड्सॉर्प्शन। सो आपके पास यहाँ पे न्यू केमिकल बन चुका है जिसको आप प्रोडक्ट कहते हो। आपके पास जो फर्स्ट थिंग थी वो ए और बी थी, अब ए और बी आप इसमें एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक न्यू केमिकल रिएक्शन बना चुके हैं या एक न्यू केमिकल प्रोडक्ट बना चुके हैं जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए और बी से डिफरेंट है। अगर मैं टिपिकल एग्जांपल दूं तो लेट्स सपोज आपके पास सिल्वर, ए आपके पास सिल्वर है, ये आपके पास ऑक्सीजन है, तो जो नेक्स्ट आपके पास आएगा प्रोसेस उसमें जो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा होगा वो AgO होगा। तो ओवरऑल आपके पास केमिकल नेचर चेंज हो चुकी है। पहले आपके पास सिल्वर प्रेजेंट था और ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में प्रेजेंट था, अब आपके पास जो न्यू केमिकल प्रोडक्ट आ रहा है वो AgO की फॉर्म में अवेलेबल है। तो ओवरऑल आपके सिस्टम में एक केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसमें केमिकल नेचर जो रिएक्टेंट्स की है वो चेंज हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो फिजिकली एड्सॉर्ब प्रोडक्ट है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और डिफ्यूज करके आपके पास मीडियम के अंदर दोबारा चला जाएगा और आप कैटलिस्ट जो है वो एज सच आपके पास वैसे ही रहेगा। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ को गौर करो तो आपने स्टार्ट में भी इसी फॉर्म में कैटलिस्ट को ऐड किया था और अगर आप एंड फॉर्म देखो जब एक बार प्रोडक्ट यहाँ से डिसॉल्व हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा कैटलिस्ट की सरफेस से, तो ओवरऑल आपके कैटलिस्ट में एज सच कोई चेंज नहीं आए। जो रिएक्शन परफॉर्म किया गया है वो बिटवीन ए और बी है, जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उन्होंने ही सारा वर्क परफॉर्म किया है, एज सच कैटलिस्ट ने कोई वर्क परफॉर्म नहीं किया। लेकिन ये जो कैटालिसिस का जो फुल प्रोसीजर था वो ऑपरेट हो रहा है थ्रू एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस के। तो ओवरऑल एड्सॉर्प्शन की ये सिग्निफिकेंस है कि ये कैटालिसिस में हेल्प आउट करता है आपको बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट जो आप फिनोमेना देख सकते हो सरफेस फिनोमेना जिसकी जो आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है वो कैपिलरी एक्शन का फिनोमेना है। कैपिलरी एक्शन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लैब में जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा। इसकी प्राइम एग्जांपल अगर मैं दूं कि आप लोग कभी भी किसी पिपेट को डिप करते हो वाटर के अंदर और जो वाटर जो है वो उस पिपेट के अंदर एंटर हो जाता है, ये आपके पास कैपिलरी एक्शन है। बेसिकली होता क्या है, अगर हम इस प्रोसेस को डिफाइन करें, मतलब इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लिसिट डेफिनेशन देखें तो इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन इट्स अ प्रोसेस ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन अ नैरो स्पेसेस। ये कंडीशन है, मतलब ये जो कैपिलरी एक्शन का वर्ड है ये कैपिलरी के लिए यूज होता है। ओवरऑल अगर आप सिस्टम में अपने जिस सब्सटेंस के साथ आप डील कर रहे हो, लेट्स सपोज आप अपनी कैपिलरी का ही डायमीटर इंक्रीज कर दो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये कैपिलरी एक्शन का फिनोमेना नहीं हो रहा होगा। सो कैपिलरी एक्शन का जो फिनोमेना है उसकी फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपके पास जिस सब्सटेंस के साथ आप एडहेशन करवाना चाह रहे हो उसकी डायामीटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा शॉर्ट होनी चाहिए। जो आप एक्सटर्नल एजेंट लिक्विड के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हो उसका जो डायामीटर है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नैरो होनी चाहिए। उसी सिनेरियो में आप कैपिलरी एक्शन को ऑब्जर्व करोगे। ऐसा अगर आप उसके डायमीटर को बहुत ज़्यादा वास्ट कर दोगे तो आप कैपिलरी एक्शन का प्रोसेस नहीं स्टडी कर सकते हो।
सो ये बेसिकली लिक्विड का किसी भी नैरो कैपिलरी के अंदर जो है विदाउट एनी असिस्टेंट, मतलब आप खुद से कोई यहाँ पे वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप कोई नैरो सी ट्यूब लिक्विड के अंदर एंटर करोगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अगेंस्ट ग्रेविटी आपके पास जो है एक्ट करते हुए आपके सिस्टम में इस कैपिलरी के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएंगे। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो उनका लेवल होगा, ये सरफेस का जो लेवल है वो उससे अबव लेवल के ऊपर चले जाते हैं। तो इस प्रोसेस को, ये जो लिक्विड का प्रोसेस है, लिक्विड की एलिवेशन का जो प्रोसेस है, जैसे ही आप उस लिक्विड की में कोई भी नैरो सी ट्यूब एंटर करते हो, इस प्रोसेस को कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। ये जो लिक्विड एलिवेट होता है इटसेल्फ अगेंस्ट द ग्रेविटी विदाउट एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स, आपके पास ये जो लिक्विड एलिवेट होना शुरू हो जाता है किसी भी नैरो ट्यूब के अंदर, इस प्रोसेस को आप कैपिलरी एक्शन का नेम देते हो। ये प्रोसेस परफॉर्म क्यों हो रहा होता है? इसकी रीजन ये बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से है। आपके पास यहाँ पे दो तरह की फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, कोहेशन और एडहेशन फोर्सेस, और बेसिकली इनका बैलेंस जो है एक दूसरे के साथ वो डिसाइड करता है कि क्या आपके सिस्टम में कैपिलरी एक्शन होगा या नहीं होगा। अगेन यहाँ पे हम अभी मज़ीद डिटेल में वाटर की मेनिस्कस को देखेंगे और वाटर में इस प्रोसेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, तो उसकी सिंपलेस्ट आंसर जो है वो बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा। लेकिन अगर आप मज़ीद स्पेसिफिक होना चाहो तो आपके पास बेसिकली कोहेसिव फोर्सेस होती हैं और एडहेसिव फोर्सेस होती हैं। कभी भी अगर आप दो फोर्सेस को स्टडी कर रहे हो जो बिटवीन टू सेम केमिकल कंपाउंड्स हैं, जिनकी केमिकल नेचर सेम है, या सिंपली आप ये कहते हो कि फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, आप इनको कोहेसिव फोर्सेस कहते हो। अगर आप वहाँ पे कोई और सब्सटेंस इंट्रोड्यूस करवा दो, कोई एक्सटर्नल एजेंट इंट्रोड्यूस करवा दो, जैसे आप कैपिलरी की फॉर्म में ग्लास को इंट्रोड्यूस करवाओगे, तो बेसिकली ग्लास का इंटरेक्शन विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, ये आपके पास एडहेसिव नेचर को शो करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस में दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो इंटरेक्शन है वो कोहेसिव फोर्सेस को एक्सप्लेन करेगा। तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक्ट कर रही होती हैं, और इनकी कम्बिनेशन से आपके पास जो है वो आंसर आता है कि क्या आपके सिस्टम में कैपिलरी एक्शन होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे वो ये करोगे कि कुछ केसेस में आपके पास कैपिलरी एक्शन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे कनकेव मेनिस्कस बनेगी, और कुछ केसेस में, जैसे मरकरी का केस है, वहाँ पे अगर आप डिप करो इसी कैपिलरी को जो आपने वाटर में डिप की थी और वहाँ पे कनकेव मेनिस्कस आ रही थी, तो अगर आप इसी कैपिलरी को उठा के आप मरकरी के अंदर डिप करोगे तो बजाय वहाँ कनकेव मेनिस्कस बनने के वहाँ कन्वेक्स मेनिस्कस बनेगी। सो ओवरऑल ये क्यों हो रहा है, इसकी रीज़न जो है वो गेन लाई करती है कि आपके पास किस तरह की एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं। जनरली अगर हम देखें तो हम जो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि आपके पास सिस्टम में कनकेव मेनिस्कस नहीं बननी चाहिए या कन्वेक्स मेनिस्कस नहीं बननी चाहिए, लेकिन आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेसिकली ऐसा रोल प्ले कर रही होती हैं कि आपके पास कनकेव या कन्वेक्स मेनिस्कस आती होती है। सो हम सिनेरियो लेते हैं वाटर का। एक बार हम डिटेल में वाटर को अंडरस्टैंड कर लें, वाटर की कैपिलरी एक्शन को अंडरस्टैंड कर लें, तो हमारे लिए मरकरी को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर वाटर के मॉलिक्यूल की बात की जाए तो आपके पास यहाँ पे कनकेव मेनिस्कस आती है। होपफुली आप सब लोगों ने ये कनकेव मेनिस्कस, नॉर्मली जब भी आप ग्लास में वाटर को डालते हो या ऐसा पिपेट आउट करते हो तो आपने ये कनकेव मेनिस्कस देखी होगी। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो केमिकल स्ट्रक्चर कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, तो आपके पास एक ग्लास अवेलेबल है। ग्लास बेसिकली SiO2 से बना हुआ होता है, और एज सच आपके पास जो इंटरेक्शंस होंगे, आप लोगों ने अगेन पीएच मीटर में पढ़ा था कि SiO2 जो है वो SiO नेगेटिव की फॉर्म में आ जाता है जब भी आप उसमें वाटर को इंट्रोड्यूस करवाते हो। नॉर्मली ग्लास में SiO नेगेटिव Na प्रेजेंट होता है। जैसे ही आप उसको हाइड्रेटेड फॉर्म में लेकर आते हो, वो Na जो है वो वाटर के अंदर चला जाता है, और वाटर से H पॉजिटिव यहाँ पे इनकॉपरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर बात की जाए कि जो मेन आपके पास थिंग्स होंगी वो ये SiO नेगेटिव और वाटर का इंटरेक्शन होगा आप इसके अंदर। सो हम ज़रा मज़ीद डिटेल में बात करते हैं। अगेन वाटर मॉलिक्यूल्स में अगर इनकी कोहेसिव फोर्सेस की बात की जाए तो आपको पता है वाटर में पार्शियल पॉजिटिव एंड और पार्शियल नेगेटिव एंड अवेलेबल होते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फिनोमेना के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। सिमिलरली अगर आप ग्लास की सरफेस की बात करोगे
तो SiO2 बेसिकली टेट्राहीड्रल नेटवर्किंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिसमें एक सिलिकॉन जो है, मतलब अगर मैं आप लोगों को इसका टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बताऊं तो ये एक सिलिकॉन है जो कि 4 ऑक्सीजन एटम से कनेक्टेड है। तो आप लोगों ने वेस्पर में यही चीज़ स्टडी की हुई है कि अगर आपके पास कोई भी सेंट्रल एटम हो और वो 4 साइडेड से कनेक्टेड हो तो आप इसको टेट्राहीड्रल कहते हो। सो ओवरऑल हम इसको SiO2 को टेट्राहीड्रल नेटवर्क स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और इसमें बेसिकली एक सिलिकॉन एक वक्त में 4 ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होता है, और 2 सिलिकॉन के दरमियान, मतलब एक सिलिकॉन ये है और एक सिलिकॉन ये है, अगर आप यहाँ पे गौर करो तो एक ऑक्सीजन एटम एज अ ब्रिज एक्ट कर रहा होता है। तो कहीं पे भी 2 सिलिकॉन आपस में जो कनेक्टेड होंगे उनके दरमियान एक ऑक्सीजन एटम की प्रेजेंस जो है वो मस्ट होती है। सो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर आपके पास बन रहा होता है वो ये बन रहा होता है। सिलिकॉन के केस में भी आपके पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड है। यहाँ पे भी सिलिकॉन पार्शियल पॉजिटिव रखता है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव रखता है। वाटर के केस में भी आपके पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड है। होता क्या है कि जैसे ही आप इस ग्लास को इंट्रोड्यूस करवाते हो वाटर के अंदर, तो वाटर के जो पार्शियल पॉजिटिव एंड हैं वो इस ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव एंड से अट्रैक्ट होते हैं, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, मतलब अब यहाँ पे बेसिकली कंपटीशन हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दरमियान। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर के अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान, दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर के मॉलिक्यूल्स की विद SiO नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ या SiO4 के टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर के साथ। तो एज सच यहाँ पे जो कंपटीशन आ रहा है वो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस है। आपके पास ये जो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रही है, दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास ये सिलिकॉन की विद द वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रही है। थ्योरेटिकली एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो मतलब यहाँ पे जो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज सच वीक होती है। अब ये क्यों वीक होती है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको नेटवर्क सॉलिड्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन फॉर दिस यहाँ पे जो कि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करना आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। सो सिर्फ यहाँ तक ये याद रखो कि जब भी आपके पास सिलिकॉन का या SiO2 का इंटरेक्शन हो रहा होता है विद वाटर, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन टर्म्स ऑफ एडहेसिव फोर्सेस होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड SiO2 की वाटर के साथ है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो 2 मॉलिक्यूल्स आपस में दो वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एज सच वीक हैं, और जो एक मॉलिक्यूल आपके पास ये जो सिलिकॉन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो ओवरऑल आपके पास प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि आपके पास कोई भी जब भी आप जैसे सिस्टम में ग्लास इंट्रोड्यूस करवाते हो तो जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं वो जो हैं बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देंगे इसके साथ। एक मॉलिक्यूल जब इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो वो ग्लास की सरफेस के साथ इस तरीके से अटैच होना शुरू हो जाएगा। अगेन सॉरी, मेरा अभी तक माउस जो है वो ठीक नहीं हुआ। सो अगर आपके पास ये सरफेस होगी तो ये जो सरफेस है ये आपके पास यहाँ पे अटैच होना शुरू हो जाएगी। एज सच आपके पास मॉलिक्यूल जो हैं वो अबव कनेक्शन, बेसिकली ये जो कनकेव मिनिस्कस है आपके पास इस तरह की मिनिस्कस आएगी, और उसकी रीज़न ये होती है कि जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सिलिकॉन के ग्लास के साथ हाईली जो है इनकी अटैचमेंट होती है, ये बहुत ज़्यादा उसके साथ फेवरेबल इंटरेक्शन में होते हैं। सो ओवरऑल ये जो मॉलिक्यूल है ये एलिवेट होना शुरू हो जाएगा, ये ग्लास के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट को शो करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा होगा वो ये होगा कि आपके पास फर्स्ट जो सरफेस का मॉलिक्यूल है वो ग्लास के साथ अटैचमेंट शो करेगा। जैसे ही ये वाला मॉलिक्यूल इस ग्लास के साथ थोड़ी सी अटैचमेंट शो करते हुए सरफेस से अबव मूव करेगा, साथ साथ जो पीछे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो, चूँकि ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये कनेक्टेड है विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ओवरऑल एक कॉन्टीन्यूस पुल आएगा। आपके पास सरफेस जो है वो बेसिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपके पास अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाएंगे। वो तब तक अपवर्ड मूव करेंगे जब तक आपके पास सिस्टम अलाउ करेगा। एज सच मतलब अगर आप इस लिहाज से बात करो तो आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर आप ये कह रहे हो कि स्टार्टिंग में तो चलो समझ आती है कि आपके पास यहाँ पे सरफेस से मॉलिक्यूल्स ने अबव मूव करना शुरू किया, उनका अच्छा खासा इंटरेक्शन डेवलप हो रहा था विद SiO2, और जैसे एक मॉलिक्यूल ने अबव जाना शुरू किया उसने पीछे वाले सरफेस के मॉलिक्यूल को भी पुल करना शुरू कर दिया, और एक पॉइंट ऐसा आया कि वो यहाँ पे आके स्टॉप हो गए। तो आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अब मज़ीद इंटरेक्शन क्यों नहीं हो रहा।
उसकी दो रीज़न होती हैं। मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से चलते जाना चाहिए, तो यूं तो आपके पास सारा ही नेटवर्क है ना। मतलब आपके पास यहाँ पे अगर ये वाला मॉलिक्यूल आ गया है तो नेक्स्ट स्टेप में वो इस ग्लास के साथ भी इंटरेक्शन शो कर सकता है। तो अगर आपके पास यहाँ पहले ये सरफेस थी तो अब ये सरफेस हो जाएगी, और फिर इस सरफेस के मॉलिक्यूल नेक्स्ट SiO2 के नेटवर्क के साथ इंटरेक्शन शो कर सकते हैं। तो चूंकि आपके पास ऑक्सीजन एंड पूरे ग्लास में अवेलेबल है, तो ये प्रोसेस तो कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि वो थोड़ा सा एलिवेट होता है वाटर का लेवल, लेकिन थोड़ी देर बाद वो लेवल स्टॉप हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल जितना वो अट्रैक्ट हो सकता है उतना ऊपर जाता है, लेकिन ओवरऑल बल्क के मॉलिक्यूल्स जो हैं एक पॉइंट पे आके जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो स्टॉप हो जाती है। इसके बाद वो अलाउ नहीं कर रही होती हैं आपके सरफेस के मॉलिक्यूल को मजीद मूव करना। एज सच ये अगेन एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस की गेम है। यहाँ पे एक और फोर्स एक्ट कर रही होती है जिसको आप ग्रेविटी कहते हो। तो जितना ग्रेविटी के अगेंस्ट आपका एक कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस जा सकती हैं वो उतना जाती हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि इसके बाद ग्रेविटी जो है वो कहती है कि भाई मजीद अब आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। सो यहाँ पे ये चीज़ स्टॉप कर जाती है। मैं इसकी रीजनिंग थोड़ा सा एंट्रोपी को अवॉइड करके दे रही हूँ, लेकिन इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा कि ये जो प्रोसेस है इसको एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा जो बेटर टर्मिनोलॉजी है वो एंट्रोपी की टर्मिनोलॉजी है, और हम उसका भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन ऐसे मैं उस जस्टिफिकेशन को अवॉइड कर रही हूँ। सो ओवरऑल जो आपके पास प्रोसेस होगा वो ये होगा कि आपके पास सिलिकॉन नेटवर्क है, और सिलिकॉन नेटवर्क इंटरेक्शन डेवलप कर सकता है, एडहेसिव इंटरेक्शन डेवलप कर सकता है वाटर की सरफेस के साथ। वो क्या करेगा, वो एक मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन डेवलप करेगा। जैसे ये एक मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन डेवलप होगा, ये सरफेस के मॉलिक्यूल से थोड़ा सा अबव मूव कर जाएगा। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल सरफेस से अबव मूव करेगा, पीछे चूंकि ये वाला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के सरफेस के मॉलिक्यूल के साथ भी इंटरेक्शन रखता है, तो ओवरऑल कोहेसिव फोर्सेस की वजह से ये सरफेस का मॉलिक्यूल भी इसके साथ अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस रहेगा जब तक आपके पास सिस्टम में आपको ग्रेविटी अलाउ करेगी मूव करना अपवर्ड। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ग्रेविटी जो है वो मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके पास बेसिकली एनर्जी फेवरेबल नहीं रहती अपवर्ड मूवमेंट के लिए। तो वहाँ पे आपके पास जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है, और मज़ीद आप इस ग्रेविटी को डिफाई करने के केपेबल नहीं होते। आपकी एडहेसिव फोर्सेस ने जितनी लगानी थी अपनी फोर्सेस वो लगा चुकी होती है, वो कंज्यूम हो चुकी होती हैं। उससे मज़ीद आपके पास जो है सिस्टम में एडहेसिव फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो मज़ीद सरफेस को ब्रेक कर सकें। तो ओवरऑल आपके पास जो प्रोसेस हो रहा होता है वो ये हो रहा होता है कि जैसे ही आप डिप करते हो ग्लास ट्यूब को, नैरो ग्लास ट्यूब को वाटर के अंदर, अगर तो आपके पास सिस्टम में एडहेसिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ ग्रेटर है कोहेसिव फोर्सेस से, तो आपके पास सिस्टम में कनकेव मिनिस्कस आती है। जैसे वाटर के केस में आपने देखा कि इस तरह की कनकेव मिनिस्कस आपके पास आती है, और उसकी रीज़न ये होगी कि आपके पास यहाँ पे बहुत अच्छा इंटरेक्शन डेवलप हो सकता है बिटवीन SiO2 एंड वाटर। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो सकती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है इन केस ऑफ कोहेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। सो अगर तो आपके पास ये वाला सिनेरियो हो कि एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा ग्रेटर हों इन कंपैरिजन टू योर कोहेसिव फोर्सेस, तो वहाँ पे आपके पास जो है कनकेव मिनिस्कस बनेगी। अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो हो जिसमें आपने मटेरियल जो लिया हुआ है, जो जिस लिक्विड में आप कैपिलरी को डिप कर रहे हो, लेट्स सपोज वो हाइड्रोफोबिक है, उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है एज सच, वो कोई इंटरेक्शन डेवलप नहीं कर सकती आपने जो ग्लास सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि ग्लास आपका पोलर इन नेचर है। जिस सब्सटेंस को में आप उसको डिप कर रहे हो वो इटसेल्फ एक नॉन पोलर मटेरियल है। तो ग्लास का और आपके मटेरियल का या लिक्विड का एज सच कोई इंटरेक्शन डेवलप नहीं होगा। तो उस केस में आपके पास जो है जो मिनिस्कस आएगी वो कन्वेक्स मिनिस्कस होगी, जो इस चीज़ को शो कर रही होगी कि आपके मॉलिक्यूल्स इस ग्लास के साथ इंटरेक्शन करना प्रेफर नहीं कर रहे। वो इससे जितना अवॉइड करना पॉसिबल है उतना वो चाह रहे हैं कि इसको जितना अवॉइड कर सकते हो वो उतना अवॉइड करें, और वो आपस में कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, वो कोहेसिव फॉर्म में रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, वो एडहेसिव फोर्सेस के साथ एडहेसिव इंटरेक्शन डेवलप करना प्रेफर नहीं करेंगे। तो जहाँ पे भी आपके पास एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है कोहेसिव फोर्सेस से, वहाँ पे आपके पास कनकेव मिनिस्कस आती है। जहाँ पे आप डील कर रहे होते हो ऐसे मटेरियल्स के साथ जो कोई इंटरेक्शन डेवलप नहीं कर सकती ग्लास के साथ, वहाँ पे आपके पास हमेशा कन्वेक्स मिनिस्कस आती है। और ये प्राइम एग्जांपल है आपके पास मरकरी और लिक्विड वाटर की, कि आपके पास दोनों केसेस में कैपिलरी एक्शन होती है, लेकिन एक तरफ जो है
आपके पास बेसिकली कनकेव मेनिस्कस आ रही होती है और दूसरी तरफ आपके पास कन्वेक्स मेनिस्कस आती